प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री व इतिहास के मर्मज्ञ हुक्मदेव नारायण यादव। आज उनसे इतिहास के पुनर्लेखन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आज बात क्यों करने जा रहे हैं, इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही इतिहास के पुनर्लेखन की बात जोर पकड़ती जा रही है। हाल ही में आरएसएस से जुड़ी संस्था संस्कार भारती ने बंगाल के इतिहास की भ्रांतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया हुआ है। आगामी 15 अप्रैल को बांग्ला नव वर्ष से इसकी शुरुआत की जा रही है। संस्था चाहती है कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से मुगल काल से जुड़े अध्यायों को हटाया जाए। संघ और भाजपा से जुड़े नेता यह मानते हैं कि बांगाब शब्द से बांग्ला नव वर्ष की शुरुआत होती है, लेकिन इतिहास को विकृत कर ऐसा दर्शाया गया है कि अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। संघ व भाजपा के नेता मानते हैं कि इसकी शुरुआत पराक्रमी बंगाली हिंदू शासक शशांक ने की थी। हम इस विवाद के बीच किसी पक्ष की पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से इतिहास के पुनर्लेखन की पैरवी करते आ रहे भाजपा के वयोवृद्ध नेता व समाजवादी चिंतक हुक्मदेव नारायण यादव की बातें आपके सामने रख रहे हैं। एनजेपी ग्रुप से जुड़ी पत्रकार शैली शर्मा ने आज हुक्मदेव से इतिहास के पुनर्लेखन को लेकर विस्तार से बात की। शैली ने उनसे यह जानने का भी प्रयास किया कि इस बात की क्या गारंटी है कि मोदी सरकार के समय लिखे जा रहे इतिहास को आने वाले समय में फिर नहीं बदला जाएगा। हुक्मदेव से इस बात पर भी सवाल किया गया कि आखिर पुनर्लेखन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। आप शैली शर्मा के सवाल और हुक्मदेव के जवाब गौर से सुनिए, आपको कई गंभीर सवालों के जवाब जानने का अवसर मिलेगा। आइए सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी इंडिया। आज हमारे साथ है हुक्मदेव नारायण यादव जी, जो हमें बताएंगे कि इतिहास की पुनर्लेखन की बात क्यों की जा रही है, क्या जरूरत पड़ गई है कि इतिहास को दोबारा लिखना पड़े। देखो, आपको धन्यवाद। आप भी युवा वर्ग के हो। मैं आपके साथ साथ हिंदुस्तान के सभी युवा वर्गों से, चाहे वह किसी जीवन के किसी क्षेत्र में हो, सभी विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले छात्रों से और उसके जितने प्राध्यापक हैं, अध्यापक हैं, जो कोई भी है, उन सबों से, और उसके अलावा हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे वह सेवानिवृत्त ही क्यों नहीं हो, उन सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप इस इतिहास के बारे में तभी कुछ सोच सकते हैं जब कि आप उस इतिहास को पढ़ें। इतिहास है क्या? अतीत की कहानी है। तो अतीत की डॉक्टर लोहिया ने, सबसे पहले डॉक्टर लोहिया ने 1964 में भारत के संसद में सवाल उठाया था। इतिहास के आलोचना, वो बहुत लंबा लेख है, इतिहास की आलोचना। तो यूनेस्को के द्वारा एक विश्व इतिहास लिखने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में हिंदुस्तान की ओर से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सदस्य थे, रूस वाले, चीन वाले भी थे। उसमें एक प्रसंग आया था कि कविता का उद्गम कहाँ है। तो चीन वाले ने कहा कि कविता का उद्गम चीन से है। रूस वाले ने आपत्ति की। भारत के प्रतिनिधि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन मौन रह गए। बड़े इतिहासकार अंग्रेज थे, उसके अध्यक्ष थे। उसी विषय को डॉक्टर लोहिया ने उठाया था संसद में कि उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब सदस्य थे और जब कहा गया कि कविता का उद्गम चीन है, तो राजनीतिक कारणों से रूस ने विरोध किया, लेकिन भारत विरोध नहीं किया। ये बहुत ही गलत है और भारत के लिए अपमानजनक स्थिति है। अपने शब्दों में उन्होंने व्याख्या किया, पढ़ना चाहिए लोगों को। और उसमें उन्होंने कहा था कि हम भारतीय लोगों की मान्यता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ विश्व में ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की ऋचा है, वह काव्य है। तो अगर हम उसको मान लेते हैं, उसके दर्शन को, तो इसका मतलब हम ऋग्वेद जो हमारा प्राचीन है उसको हम नहीं मानते हैं। तो ये अपने ही इतिहास के प्रति अनादर का भाव है। और उसी में और लंबे बोलते हुए उन्होंने जिक्र किया था। तो उसी प्रसंग में उन्होंने कहा था संसद में कि हिंदुस्तान के अंदर इतिहास लिखने की दो धारा रही है, सांस्कृतिक समन्वय की दो धारा रही है। एक है
दास भाव का समन्वय, एक है स्वामी भाव का समन्वय। पिछले 1500 वर्षों में हिंदुस्तान ने दास भाव के समन्वय से ही काम किया है और हिंदुस्तान का इतिहास उसी दृष्टिकोण से लिखा गया, जिसमें डॉक्टर ताराचंद, आरसी मजूमदार, रोमेला थापर नाम है उन सबका, कि इन लोगों के जो इतिहास लिखे गए हैं वो इतिहास भारतीय इतिहास को विकृत करने वाले हैं। इसीलिए इतिहास के विशेषज्ञों के द्वारा इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। ये कौन उठाते हैं? समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गांधी के शिष्य, महान स्वतंत्रता सेनानी, 64 में लोकसभा में। फिर डॉक्टर लोहिया दिल्ली में एक सम्मेलन किए थे उसी पीरियड में, उसी दशक में। तो उन्होंने कहा था कि भारत की सरकार इस गंदे इतिहास को हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में कब तक पढ़ाती रहेगी। इस गंदे इतिहास को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और नए सिरे से इतिहास का लेखन होना चाहिए। तो ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर लोहिया, समाजवादी। और उसको आगे आकर के बात बढ़ते गई तो चूँकि अभी भारत की सरकार कह रही है या संघ परिवार के लोग कह रहे हैं, तो संघ परिवार के प्रति जिन लोगों के मन में कुछ दुराग्रह है, पूर्वाग्रह है, कुंठा है, उसी दृष्टिकोण से वो बोलते हैं कि संघ परिवार के लोग अगर कहेंगे तो उसकी वो आलोचना करेंगे ही, क्योंकि उनकी मानसिकता वो अलग है, वो विषय अलग है, अलग है। फिर डॉक्टर लोहिया ने किताब लिखा था कि पत्थर बोलते हैं। मैं ये कि हिंदुस्तान के जितने गुफाओं हैं, जितने स्थापत्य कला है, जितनी मूर्ति हैं, तो उन्होंने लिखा है कि मैं हिंदुस्तान के उन मूर्तिकारों को धन्यवाद देता हूँ कि जिस समय इतिहास लिखने के हम मौन थे, हमारी कलम रुक गई थी, उस समय उस मूर्ति कला के मार्फत से, स्थापत्य कला के मार्फत से उन्होंने भारतीय इतिहास को जिंदा रखा है। उसका सही ढंग से विश्लेषण होना चाहिए। गुफाओं में जो हमारे शिलालेख सब है, शिलालेख है, हमारे मूर्तियां हैं, उनके भाव क्या हैं, उनसे क्या प्रकट हो रहे हैं, इसको देखना चाहिए। फिर उन्होंने, डॉक्टर लोहिया ने लिखा है अपने में कि हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर जो सड़क पर पत्थर पर मुगलों के नाम लिखे हुए हैं, उन पत्थरों को उखाड़ के देखा जाए तो उस पीछे में पृथ्वीराज के समय का नाम लिखा हुआ कहीं मिलेगा। तो पृथ्वीराज के समय के पत्थरों को उखाड़ के और उसी पर दूसरे तरफ से मुगलों का नाम लिख करके पत्थर को लगा दिया गया। अब उसकी क्या आवश्यकता है? डॉक्टर लोहिया ने कहा था देश आज़ाद हुआ, हम स्वतंत्रता को क्यों अपने सर पर रखेंगे। फिर डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अंग्रेजी राज के जो ये मूर्ति लगे हुए अंग्रेज़ों के, वो आज़ाद भारत में क्यों रहेंगे। तो हम समाजवादियों ने मूर्ति तोड़ो आंदोलन चलाया था और ये जो पार्लियामेंट के अंदर अंग्रेज की मूर्ति थी, जो सुभाष बाबू वाली मूर्ति सब लगी है, वो सब, उस मूर्तियों को हम समाजवादियों ने तोड़ा था और उस समय समाजवादी लोग जेल गए थे इस आंदोलन के कारण कि हम आज़ाद हो गए तो हमारे आज़ाद भारत में ये मुगलों के प्रति, कि अंग्रेज़ों के प्रति क्यों रहेंगे, वो हमारे कौन थे, हम अपने पूर्वजों को क्यों नहीं लाएंगे। ये समाजवादी आंदोलन का एक इतिहास है, ये पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। ये तो 60 के 50 के दशक में समाजवादी इस आंदोलन को चला रहे थे कि इनको प्रतीकों को हटाओ, गुलामी के प्रतीकों को हटाओ। असली बात डॉक्टर लोहिया चले गए, उनके लोग कहाँ बचे। उनके लोग तो मेरे जैसे इने गिने कुछ देश के अंदर 10-20 बच गए जो अलग हो गए, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने उस समय लिखा था कि गांधी 3 तरह के गांधीवादी हैं, एक सरकारी, एक मठाधीश, एक कुजात गांधीवादी। सरकारी गांधीवादी पंडित नेहरू हैं, मठाधीश गांधीवादी विनोबा है और कुजात गांधीवादी में डॉक्टर लोहिया कहे कि हम समाजवादी हैं, कि हमको जात से निकाल दिया गया कि गांधीवादी नहीं है, सत्ता नहीं और मठ वालों ने निकाल दिया, तो हम कुजात गांधीवादी हैं।
तो उसी तरह लोहिया के जो कुछ हो गए मठाधीश लोहियावादी जो राज चलाने लगे, जो अपने को लोहिया के नहीं थे। हाँ, एक मुलायम सिंह यादव लोहिया जी के साथ वाले थे समाजवादी आंदोलन के, नहीं तो उनके बाद बाकी लालू से नीतीश तक को कोई लोहिया जी से लेना देना नहीं। 1967 में 12 अक्टूबर 1967 को लोहिया जी का देहांत हो गया। आइए लोग 77-74 के आंदोलन में पैदा हुए, तो बताओ ना 10 बरस के बाद, तो 12 बरस के बाद राजनीति में आए, तो इनको क्या पता। अखिलेश लोहिया 67 में मरे, अखिलेश कब आया क्या पता इसको। तो लोहिया के जानने वाले हमारे जैसे लोग रहे, उन्होंने ये मठाधीश लोहियावादी थे, उनकी गुलामी को नेतृत्व को नहीं कबूल किया। तो हम लोग अपनी धारा बदल लिए। में से पुराने हमारे साथ बहुत समाजवादी आए जो भारतीय जनता पार्टी में चले आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ बातें ऐसी उठाई जा रही थी जो लोहिया के दर्शन से जुड़ा हुआ था, सामाजिक समरसता वाले सब। तो हमको तो आनंद आया उसमें। राष्ट्र एक दो चीज़ें बताएंगे आप हमें? वो तो सत्ता के एक दो काम बताओ आप। सत्ता कौन काम? मतलब जैसे कि आप कह रहे हो ना कि समाजवादी पार्टी के सारे बीजेपी में आ गए, मतलब पार्टी में आ गए, कि कुछ सरकार ने कुछ ऐसे काम किए, ऐसे मुद्दों को उठाया। सारे लोग नहीं, जो समाज कुछ लोग जो लोहिया के समय वाले थे। अच्छा। उसमें 2 हो गए। एक हो गए मठाधीश, मठाधीश नहीं सरकारी लोहियावादी जो सत्ता में चले गए, और एक हो गए मठाधीश। तो मठाधीश कोई रहा नहीं, तब दूसरे हो गए कुजात। तो हमारे जैसे जो लोग थे उनको इन दोनों ने मिलकर कहा कि ये लोग लोहियावादी नहीं है, तो क्योंकि उनकी बात सुनी गई। तो हमारे जैसे देश के अंदर 25-50 लोग थे आए, और वो बीजेपी में आए, एमपी भी बने। हाँ, वो वहाँ से सतना से एमपी बने थे, अभी भी हैं गणेश सिंह। सागर से लक्ष्मी नारायण यादव जी बने थे, वहाँ रीवा से त्रिपाठी बना था। तो ऐसे बने, लेकिन इतिहास लिखने की बात अब जो हो रही है, इसको जो लोग जोड़ते हैं कि ये संघ वाले अपने हिंदुत्व को लादना चाहते हैं। हिंदुत्व को, एक बात फर्क लोगों को करना चाहिए, हिंदुत्व और भारतीयता एक दूसरे के पूरक हैं, पर्यायवाची हैं। लेकिन जो इतिहास हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज, अब इतिहास अगर लिखेंगे तो उसमें हम झांसी की रानी के समय का भी लिखेंगे कि झांसी की रानी के समय में जो युद्ध हुए उसमें किसने साथ दिया, किसने विरोध किया। तो कई हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको ये बातें पसंद नहीं आएगी कि बहुत से ऐसे रजवाड़े हैं जिनके पूर्वजों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और मुगलों का साथ दिया था। अब इतिहास की ये धारा लिखी जाएगी तो अब उनको नहीं पसंद होगा, क्योंकि उनमें से बहुत लोग सिविल सर्विस में हैं और पॉलिटिक्स में हैं। बस जरा बात को समझो, ये व्यवस्था है। दूसरी बात कि आज़ादी के आंदोलन में जो मुग़ल काल से लेकर के और अंग्रेजी राज तक जो राज है, उसमें जो निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, आदिवासी अपने अपने तौर पर छोटे छोटे समूह बना करके जो लड़े थे, और उस लड़ाई के कारण उनके ऊपर जो प्रताड़ित किया गया, उनको जो फांसी दी गई। चलो आप हमें एक चीज़ और बताइए कि संघ की वह विचारधारा बताओ जो लोहिया जी के विचार से मिलती हो। देखो, यही है वैज्ञानिकता। समय के अनुसार नीति के कार्यान्वयन में परिवर्तन होता है। कार्यान्वयन, एक है नीति, एक है कार्यान्वयन, एक है सिद्धांत, एक है कार्यक्रम। हम इस काम को ऐसे करना चाहते हैं, आप उस काम को ऐसे करना चाहते हैं, महेश बैद जी ऐसे करना चाहते हैं। ये हुआ कार्यक्रम को कार्य रूप में परिणत करने के लिए। लेकिन बात है एक जैसे अभी तरीके अलग हैं। तो लोहिया के जो कार्यक्रम थे, जैसे लोहिया का था लोकतंत्र में, ये वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ सबसे पहले लोहिया लड़े थे समाजवादी में, नेहरू के समय में। आज जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय लोहिया ने कहा था कि नेहरू ये बहुत गलती कर रहे हैं
और भारत की राजनीति में परिवारवाद की जो स्थापना कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा होगा, तब कहे थे। तो ये लड़ते रहे। अब उसको नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर अपने ढंग से उठा रहे हैं, क्योंकि अब वो ज़्यादा बढ़ गया है, दिखाई पड़ रहा है। दूसरे है कि जिसको लोहिया कहते थे कि समता समाज, दीनदयाल जी ने कहा समरस समाज। अब नरेंद्र मोदी उसी को समरस समाज के लिए कर रहे हैं कि समरस समाज, समरस माने नीचे वाले को ऊपर उठाना है, ऊपर सब में समानता। तो लोहिया कहते थे नीचे वाले को ऊपर उठाओ, लेकिन ऊपर वाले को भी कहीं रोक लगाओ, लेबल लगाओ कि ये ऊपर वाला इसके आगे नहीं जाएगा। और नीचे वाला ऊपर वाले के बीच में इतना गैप रहेगा, 1 10 का, 1 20 का, 1 25 का। ये है कार्यक्रम। तो करने वाला अपने अपने ढंग से करता है। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उनके सामने सोच के विचार के अपने ढंग से कर रहे हैं, उठा रहे हैं। उनके जो जितनी योजनाएं हैं ये उठा रहे हैं। तो बात रही थी ना कि इतिहास लिखने का, तो इतिहास लिखने में जो अमृत महोत्सव के समय में जो देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले जो निर्धन, गरीब, आदिवासी जंगल पहाड़ में थे, ऐसे लोगों को खोज करके, जिसको कहते हैं लोकदेव, लोकनायक, लोक गाथा, वो इतिहास नहीं है लेकिन लोक गाथा, लोग हरियाणा में ही है, औरतें लोकगीत गाती है, उस लोकगीत में भी बहुत इतिहास है। तो ऐसे में से इतिहास को खोजना, उन लोक गाथा में से, लोकगीतों में से, लोक व्यवहार में से बहुत लोकदेव हैं जिनकी पूजा होती है। जैसे राजस्थान में रामदेव महाराज हैं, वो लोकदेव हैं। वो तो कोई अवतार कहीं उनके बारे में ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे हिंदुस्तान के अंदर में अनेकों लोकदेव हैं। तो ऐसे लोकदेव जो किसान में, गरीब में, निर्धन, पिछड़े, दलित वर्ग में हुए, उन लोगों को निकालना और उनके द्वारा छोटी बड़ी जो भी कुर्बानी दी गई, उन कुर्बानियों को लिपिबद्ध करके इतिहास का अंश बनाना, जिससे भारत की आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी और उस समाज के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े समाज के, दलित समाज के दबे कुचले लोग हैं, उनके अंदर भी एक स्वाभिमान का बोध होगा। जैसे राव तुलाराम जी का नाम लेते हैं तो राष्ट्रीय नेता थे, भारतीय राष्ट्र। क्या जैसे एक तरह से क्या संघ का समाजवाद है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये लोहियावाद है? देखो, संघ समाजवाद शब्द पर मत नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर लोहिया स्वयं समाजवाद का ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे, समता समाज कहते थे, कार्यक्रम कहते थे। अर्थात समाज का समरस समाज, समरस माने समाज के अंदर जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विद्या के आधार पर, सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर जो भेद है, इन भेदों को धीरे धीरे मिटाते जाएंगे। जब भेद मिटेगा तब अभेद बनेगा। जब सड़क पर से स्पीड ब्रेकर टूटते जाएगा तो गाड़ियों की गति अपने आप बढ़ती जाएगी। तो समाज के अंदर जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, वंश के आधार पर जो एक बनी हुई है रेखा कि इस वंश के लोग हैं, उसी को माना जाएगा कि ये महान है, इस वंश के लोग। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ। मोदी की नीतियों की तुलना लोहिया और दीनदयाल से आप कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस बात पे क्यों कहता है कि अडानी ही, मतलब क्या कारण हो सकता है? एक अडानी ही नहीं न है। नहीं, मतलब मेनली अभी तो चर्चा में मुद्दा यही चल रहा था। देखो, चर्चा में मुद्दा से हम नहीं जाते हैं। अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, और ऐसे हिंदुस्तान के अंदर में सैकड़ों हैं। इन्फोसिस है, जो अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लाखों, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो इस देश के अंदर में अनेकों चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण करने के साथ साथ कि जब निर्माण होगा तब वहाँ रोजगार बढ़ेगा, तब वहाँ जिसको कहो कि नई तकनीक की खोज होगी। तो भारत जब नई तकनीक की दिशा में चलेगा खोजने के लिए,
तो हम आमंत्रित कर रहे हैं कि हम ये तकनीक अब हमको ग्रीन वाला जो हाइड्रोजन वाला ऊर्जा के क्षेत्र में कि हमको कोयला से हटना है, तेल से हटना है, हमको नए क्षेत्र को खोजना है। तो इस खोज में हमारे साथ जो सहायक होगा उससे हम सहायता लेंगे। अडानी को मानने वाले तो उनके पूर्वज जब थे आज़ादी के आंदोलन में, तो हिंदुस्तान के उस समय पूंजीपति सबसे शिरोमणि बिरला जी तो ही आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के परम भक्त थे। जमुना प्रसाद बजाज वो आज़ादी के आंदोलन में अपनी सर्वस्व लगाए हुए थे। वह चाहे नेहरू जी के उनके समय में पंप में गाड़ी में तेल देने वाला क्या कहते हैं धीरू भाई अंबानी, उन्हीं के समय में अरबपति बन गए थे। एक है पूंजीवाद, एक है पूंजी का विकास। तो राष्ट्र के निर्माण में पूंजी के विकास में पूंजी से पूंजी बनाना दो है। मुख्तसर में बताता हूँ, लोहिया कहते थे। एक है कंजम्पशन ऑफ कैपिटल और एक है इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो हम अगर किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो पूंजी को ख़त्म करते हैं, और अगर पूंजी को हम इन्वेस्ट करते हैं तो पूंजी से पूंजी का निर्माण करते हैं। तो हमारी अर्थनीति होनी चाहिए कि कंज्यूमर आइटम जो लोहिया कहते थे, जो उपभोक्ता सामग्री है या विलासिता की सामग्री है, उसके आधुनिकता पर नहीं जोर दे करके हम उत्पादन के आधुनिकता पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें कि नए से नए उत्पादन करें, कि विदेश से हम जो आयात करते हैं वो विदेश से नहीं आयात करें, हमको अपने ही देश के अंदर उसको निर्माण करें, और हम आयात करता नहीं, हम निर्यात करता बने, जिसमें भारत बहुत चीज़ अब निर्यात करने लगा है। दो क्षेत्र है, एक है सरकारी क्षेत्र, एक है निजी क्षेत्र। हिंदुस्तान में जितने सरकारी क्षेत्र बनाए गए, जितने, कुछ को छोड़ के बाकी सभी घाटा में गए, और हिंदुस्तान के नागरिकों का जो पैसा था, कर का पैसा, उनके घाटा में पूर्ति की जाती थी, कुछ लोगों को पाल पोस के रखने के लिए। तो एक है कि सरकारी क्षेत्र, एक है निजी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में उन्हीं चीज़ों में सरकारी क्षेत्र रहे जो आवश्यक हो, जैसे सेना का कुछ सामान बनाना है तो सरकारी क्षेत्र में आज भी बन रहा है। और निजी क्षेत्र में जैसे बिजली का उत्पादन है, जल बिजली का उत्पादन है, ये सोलर पावर से बिजली का उत्पादन है, ऐसे जो क्षेत्र है, या हाइड्रोजन से पावर का उत्पादन है, तो ऐसे जो अनेक नए क्षेत्र आएंगे, उस नए क्षेत्र में काम करने के लिए जो भी उद्योगपति आवे, साथ साथ एक है मेक इन इंडिया और एक है मेड इन इंडिया। इस फर्क को कोई विरोध वाला समझ ही नहीं पा रहा है। मेक इन इंडिया कि बिहार से भी अगर कोई तकनीकी ज्ञान वाले हैं विशेष, वो भारत में आ कर के ही बनावे, हम उनका नहीं खरीदेंगे विदेश से बना हुआ, वो अपने सामान भारत में बनावे और उनसे हम खरीदेंगे। अर्थात भारत में जब बनावेंगे तो वो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होगा, उस कैपिटल से जो कैपिटल का विकास होगा वो भारत में रहेगा, रोजगार का सृजन होगा। और दूसरा मेड इन इंडिया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से ही, अपने निजी या सरकारी पूंजी से निर्माण करेंगे, वो हुआ मेड इन इंडिया। तो दोनों क्षेत्र में काम हो रहा है, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। तो हिंदुस्तान के अंदर जो स्टार्टअप से, स्टैंड अप से के जरिए और मुद्रा के जरिए करोड़ों लाखों नौजवान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम कर रहे हैं, छोटे बड़े अलग अलग तौर पर। चलिए अपने विषय पर आते हैं कि जैसे इतिहास के पुनर्लेखन पर क्या नया विवाद नहीं होगा कोई? देखो, विवाद फिर जो विवाद से डरेगा, जो संघर्ष से डरेगा, जो विवाद से डरेगा, जो तर्क से डरेगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये तो होगा ही, क्योंकि जिनके दो है, अंग्रेज भी भारत में रहा और मुगल भी रहा। अंग्रेज चला गया, अंग्रेज के इतने नाम हटाए गए, पंचम जॉर्ज की मूर्ति को हटा के वहाँ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी। हिंदुस्तान में कहाँ विवाद है? कहाँ विवाद है? लेकिन विवाद तो हो जाते हैं, लेकिन
मुगलों के शासनकाल में मुस्लिम शासनकाल के इतिहास को अगर सही किया जाता है तो विवाद यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर, फिर आपको डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हिंदुस्तान में दो धारा है, बाबर परदेशी जालिम है और औरंगजेब हिंदुस्तान का देशी जालिम है। वो बाबर और औरंगजेब को एक खिमा में खड़ा करते थे। तो इतिहास को, दृष्टि को देखने के लिए, समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, केवल वोट के लिए नहीं। ये जो मुगल कालीन इतिहास को जो हम कर रहे हैं, तो अंग्रेज इतना नहीं किया, मुगल अपना इतना किया। तो जब उसको हम दुरुस्त करेंगे तो जिसने गड़बड़ किया, जब जो मोदी सरकार के समय में जो इतिहास लिखा जाएगा, क्या गारंटी है कि बाद में बदला नहीं जा सकता? हो सकता है, इसकी गारंटी कौन देगा? इतिहास तो सतत प्रवाह है, सतत प्रवाह है। हमारे इतिहास वैदिक काल का इतिहास था, कभी पढ़ो। हमारे जो पुराण है, पुराण, उस पुराण की कथाओं को पढ़ो तो उसमें इतिहास ही तो है, राजाओं के है। हरिवंश पुराण जो है श्रीमद् भागवत, उसको पढ़ो, उसमें किसका है? उसमें सारे ये यदुवंशियों के ही तो इतिहास है, पूर्वजों के, कि कैसे कहाँ से यदुवंशी चले थे। चंद्रमा से लेकर के जजाति से यदु तक और कृष्ण तक के इतिहास को पढ़ाते हैं वो। तो ये हमारे पुराण भी तो इतिहास है। शिव पुराण है, उसमें शिव का इतिहास है। गरुड़ पुराण है तो गरुड़ के माध्यम से इतिहास है। अग्नि पुराण है तो अग्नि के माध्यम से, बराह पुराण है तो बराह के माध्यम से। हमारे जो 18 ये पुराण हैं, वो पुराण इतिहास ही तो हैं। लेकिन उनको वामपंथी और मुगल कालीन इतिहासकार हमारे इन काव्य में इतिहासों को वो इतिहास नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कपोल कल्पित है। तो मैं अपनी वाणी को अंत करता हूँ, जब कोई ऐसा नालायक संतान पैदा हो जो अपने ही पूर्वजों को बिल्कुल निकम्मा, बेवकूफ़, गमार, किसी लायक न समझ कहता हो, तो ऐसे संतान से ईश्वर ही मुक्ति दिलावे उनके पूर्वजों को। और एक संतान है जो अपने पूर्वजों की कीर्ति पर गर्व करता है, स्वाभिमान से कहता है कि हमारे पूर्वज छोटा सा ही मकान बना के चले गए थे, लेकिन ये हमारे पूर्वजों की कीर्ति है। तो ये अपने पूर्वजों की कीर्ति पर, चाहे छोटे हो बड़े हों, उन कीर्ति पर गर्व करने वाला ही संतान राष्ट्र का पुनर्निर्माण करता है, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाता है। अपने पूर्वजों की कीर्ति पर अफसोस करने वाला, दुख प्रकट करने वाला, अपने ही पूर्वजों को निंदा करने वाला, अपने ही पूर्वजों को गमार, बेवकूफ़ समझने वाला जो संतान होगा, वो संतान कभी राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं, जो अपने पूर्वजों के प्रति गद्दारी करेगा वो राष्ट्र के प्रति भी गद्दारी कर सकता है। धन्यवाद।